नमस्कार मित्रों, मैं सुनील जायसवाल, एडिटर इन चीफ खबरों की जद में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक, गांव हो या शहर, हर खबर पे हमारी पैनी नजर। आइए मित्रों, उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल पे डालते हैं एक नजर और करते हैं आपको बाखबर। मित्रों, राष्ट्रीय, प्रादेशिक समाचार पत्रों पे छप रही खबरों की एनालिसिस करेंगे और चर्चा करेंगे। यूपी चुनाव, जनहित में इस्तीफा या मौका परस्ती। मित्रों, पिछले 5 दिनों से इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव की तिथियों की घोषणा और फरवरी में चुनाव होने जा रहे विधानसभा। मित्रों, पिछले 5 दिनों से इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनाव तिथि की घोषणा और फरवरी में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पूर्व अचानक से उत्तर प्रदेश की चुनावी फिजा में कुछ दल बदलुओं ने जैसे चुनाव की प्याली में भंवर उठा दिया है। ऐसा माहौल कि जैसे योगी आदित्यनाथ कि बीजेपी सरकार के खिलाफ सूबे का दलित, पिछड़ा और ओबीसी, युवा, किसान जातियों में एंटी इनकम्बेंसी का सैलाब उमड़ रहा हो। 3 मंत्री समेत 16 विधायकों जिनका इतिहास ही पाला बदल की चुनावी राजनीति का रहा है, इस्तीफे से राजनीतिक उथल पुथल का ऐसा माहौल बनाया गया है, ऐसा माहौल दिखाया जा रहा है कि जैसे अचानक से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पूरे का पूरा जनाधार ही जैसे दरक रहा हो, जैसे पूरा प्रदेश एकदम से रातों रात अखिलेश की समाजवादी पार्टी मुखी हो गया हो। परंतु मित्रों, सच्चाई यह है कि जातीय राजनीति की पीठ पर सवार, सत्ता की सवारी गांठने वाले ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, दलित के नाम पर अपने कुनबे, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों को सत्ता की सीढ़ी चढ़ाने वालों को यह इल्हाम होना चाहिए, उन्हें यह जानकारी होनी चाहिए कि देश का वोटर, उसमें भी आज का मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल वाले, पल पल हर खबर से वाकिफ रहने वाले युवा वोटर वाला देश और उस देश का यह युवा वर्ग अब समझदार हो चुका है। जी हां मित्रों, देश का युवा वोटर अब समझदार हो चुका है। वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, कांशीराम, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियों, उनके सुप्रीमो और इन जैसे अवसरवादी जातीय आधार वाले नेताओं के चेहरों को पहचान चुका है। जी हां मित्रों, जातीय आधार वाले नेताओं को आज का युवा पहचान चुका है। फिर पिछले 3 दशक से मुस्लिम तुष्टीकरण, माफियाओं, बाहुबली, दबंग, सपा, बसपा, कांग्रेस सपोर्टर्स, हिस्ट्री सीटर्स, अतीक अहमद, आजम खान, धर्मेंद्र यादव, सांसद शफीकुर रहमान, करोना, अलीगढ़, सीतापुर, लखनऊ, चाचा भतीजा, बहन जी और बहन जी की भाई की राजनीति को जान चुका है। उनकी परिवारवादी राजनीति की हकीकत से वाबस्ता हो चुका है,
सच्चाई को भली भांति जान रहा है। इस तरह के दल बदल के बाद एक सरकार के खिलाफ हवाबाजी और अचानक से इस तरह के नैरेटिव्स का बनाया जाना काफी कुछ इशारा कर रहा है। तो आइए मित्रों, उत्तर प्रदेश इन विधानसभा आम चुनाव से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ पर ठिकरा फोड़कर बीजेपी से 3 जातीय आधार वाले कद्दावर कहे जाने वाले मंत्रियों, सांसदों और 13 विधायकों का पल्ला झाड़ लेना जनहित में इस्तीफा या मौका परस्ती है कि सच्चाई पर डालते हैं एक नजर और करते हैं उत्तर प्रदेश की चुनावी माहौल से आपको बाखबर। तो मित्रों, सवालों के घेरे में है, खबरों के जद में भी आज का यह प्रश्न। तो मित्रों, पहला सवाल, 5 वर्ष यानी कि 1800 दिन बाद इन ओबीसी, दलित, पिछड़ा वर्ग के झंडावरदारों को पता चलता है कि योगी सरकार में उनकी उपेक्षा हो रही है। प्रदेश की ओबीसी, दलित, पिछड़ा वर्ग जातियों का विकास अवरुद्ध करके रखा गया हुआ है। युवा वर्ग और व्यापारी वर्ग की अनदेखी हो रही है। तो मित्रों, यह इल्हाम, यह अचानक से आत्मज्ञान, 5 वर्ष सत्ता की मलाई चावने के बाद, 1800 दिन सत्ता भोगने के बाद, तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्मपाल सैनी आदि मलाईदार मंत्रालयों में रबड़ी चाहते हुए क्यों नहीं एक बार भी अपनी जातियों की उपेक्षा पर, उनके द्वारा लगाए जा रहे आरोप को आधार बना अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी सरकार को क्यों नहीं घेरा, उन पर अपने इन आरोपों को क्यों नहीं लगाया, जबकि विधानसभा सत्र में उन्हें 5 वर्ष के सत्ता कालखंड में दर्जनों बार सदन में प्रश्न पूछने के मौके मिले होंगे और मिले थे, जहां वे सत्र के दौरान मुख्यमंत्री से जवाब तलब कर सकते थे। वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। सीएम के उत्तर से यदि वे संतुष्ट नहीं होते तो इस्तीफा दे सकते थे, जैसा कि उन्होंने अपनी थोथी अंतरात्मा की आवाज पर विधानसभा के टर्म के खात्मे और 2022 के विधानसभा चुनाव से इन पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज से इस्तीफा दिया हो। मित्रों, शक के दायरे में, खबरों की जद में सवाल तो अब भी बनता है कि इन 3 मंत्रियों और 13 विधायकों से कि क्या योगी सरकार में उत्तर प्रदेश के चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने का दमखम रखने वाली ओबीसी, दलित, पिछड़ा वर्ग की जातियां और किसानों की उपेक्षा योगी सरकार में लगातार होती रही थी। क्या यही सच्चाई है? इनका अचानक से पाला बदलने का फैसला क्या सच में जनहित में दिया गया इस्तीफा है या मित्रों निहायत मौका परस्ती? क्योंकि खबरों की जद में वह लिस्ट भी है जो लीक हो गई थी या बीजेपी के ही
किसी असंतुष्ट भेदियों के द्वारा लीक कर दी गई, जिससे इन आत्मज्ञानियों को पता लग गया था कि इस चुनाव में, यानी कि यूपी विधानसभा 2022 के चुनाव में इनका पत्ता भाजपा केंद्रीय नेतृत्व काटने वाली है। भनक लगते ही सभी की अंतरात्मा एक ही स्वर में, एक ही इबारत जो कि इन्होंने राज्यपाल को सौंपे गए इस्तीफे वाली मजमूनों में लिखा है, चित्कार कर उठी कि बीजेपी में दलितों, पिछड़ों, ओबीसी, युवा वर्ग, किसानों, व्यापारियों के अधिकारों का हनन हो रहा है, उनकी उपेक्षा हो रही है और इससे असंतुष्ट होकर, नाराज होकर वे अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। मित्रों, सवाल उठता है कि इस्तीफा वह भी तब जब विधानसभा का सत्र समाप्त हो चुका है, जोगी मंत्रिमंडल भंग हो चुका है और मंत्रिमंडल सरकार के भंग होने के साथ ही निवर्तमान पदों वाली मंत्रालय वाले मंत्री, जिनके पद का मंत्री होने का किसी भी प्रकार का करामाती शक्ति आज इनके पास नहीं होती। और मित्रों, कमाल की बात यह भी कि तीनों मंत्रियों के साथ भाजपा छोड़ चुके विधायकों के अधिकांश विधायक पाला बदलकर पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले बसपा और सपा को छोड़कर बीजेपी का पल्लू थामा था। ऐसे दल बदलुओं का फिर से चुनावी माहौल में आत्म ज्ञान होना, आत्मा का जागृत होना, सत्ताधारी छोड़कर विपक्ष पार्टी की राजनीतिक पाले में चला जाना क्या सिर्फ मौका परस्ती है या सच में इनकी अंतरात्मा की आवाज? मित्रों, मैं बताते चलूं कि ये तमाम जिन्होंने 3 मंत्रियों समेत 13 विधायकों ने जो आज अपना इस्तीफा सौंपा है, उस वक्त भी इनका आरोप, यानी 2017 में जब ये पाला बदलकर इन्होंने बीजेपी का दामन थामा था, इन्होंने ऐसा ही आरोप मायावती, बसपा की मायावती और 2017 की सत्तारूढ़ सपा समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पर भी लगाया था। वही दलितों और पिछड़ों का सरकार द्वारा उपेक्षा किए जाने का आरोप। मित्रों, अब सवाल उठता है कि 4 बार सांसद रह चुके अवतार भड़ाना, 3 बार विधायक रह चुके बाला अवस्थी, जिनकी आज उम्र 70 वर्ष हो चुकी है, कई बार विधायक रह चुके रोशनलाल वर्मा, माधुरी वर्मा, साथ ही पहली बार विधायक बने विनय शाक्य, रामहेत भारती सहित 13 विधायक जो कि 5 वर्ष तक योगी सरकार में अपने मंत्री, सांसद, विधायक रहते अपने ओबीसी, दलित, पिछड़ा वर्ग के हितों का, उनके विकास का, उनकी उपेक्षा को लेकर चिंतित आखिर क्यों कर नहीं हुए? इन 1800 दिनों 5 वर्ष के सत्ता काल में अपने पद पर अपने विधायक रहते, अपने मंत्री रहते, अपने दलित भाइयों के प्रति, पिछड़ों के प्रति इनका यह उद्गार
यह आत्मज्ञान, यह आत्मचेतना आखिर क्यों नहीं जागृत हुई? आखिर उनके विकास को लेकर इन 5 वर्षों के दौरान वे चिंतित आखिर क्यों नहीं हुए? सवाल दलितों के नाम पर 3 बार सीएम रही मायावती, 3 बार सपा की सरकार चला चुके मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने भी ओबीसी और पिछड़ों के नाम पर 100 रुपये की एक दुपट्टा तक खरीदने की हैसियत नहीं रखने वाली मायावती हजारों करोड़ की स्वामिनी हो जाती हैं। उनके जन्मदिन पर 3 लाख की माला पहनाई जाती है, लाखों रुपये के रत्न जड़ित ब्रेसलेट यानी कि कंगन उपहार दिया जाता है। एक 15,000 रुपये की भैंस तक खरीदने की हैसियत औकात नहीं रखने वाले मुलायम सिंह का कुनबा हजारों करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर लेता है और उत्तर प्रदेश का दलित, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग जहां था, जैसा था वैसा ही ठिठका खड़ा रह जाता है। कांसीराम, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर अवसरवादी और तुष्टीकरण की राजनीति कर और अब जय भीम, जय मीम के नाम पर अलगाववादी राजनीति कर सिर्फ अपने कुनबे, अपना परिवार और अपने नाते रिश्तेदारों को मंत्री, विधायक, पंच, सरपंच, आयोगों और मंडलों में ताजपोशी करने वाले की राजनीति से उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के मतदाता अब अनभिज्ञ नहीं है, वे जाग चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जाग चुकी है। सामाजिक न्याय के नाम पर की जाने वाली राजनीति का मतलब निकाल चुकी है। उत्तर प्रदेश के वोटर सभी पार्टियों के दल बदलुओं की पहचान कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जनता यह भी जानती है कि बिहार के लोजपा वाले रामविलास पासवान और चिराग पासवान की करोड़ों की मलकियत का राज दलित, पिछड़ा वर्ग की राजनीति ही है। देश की जनता यह भी जान चुकी है कि एक हॉल, एक बेडरूम के कमरे में रहने वाले लालू प्रसाद यादव का परिवार तेजस्वी और तेज प्रकाश यादव, मीशा भारती की अरबों की संपत्ति वाले एम्पायर का राज क्या है। यह एम्पायर की बुनियाद में किसे होम किया गया हुआ है। उत्तर प्रदेश की आम जनता जो कि 7 चरणों वोट करने वाली है, वह ये भी जानती है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य आरएसएस को नाग, बीजेपी को सांप और खुद को न्योला बता रहे हैं और साथ ही साथ यह भी दम भर रहे हैं कि मैं जिसका साथ छोड़ा उसका अता पता नहीं होता। कहते हैं कि 80-20 नहीं
अब 85% का चुनाव होगा। 85% हमारा है, 15 में भी बंटवारा है का दंभ नाद भरने वाले मौर्य मित्रों, खबरों की जद में एनालिसिस में यह निकल करके आता है कि इन बदगुमान दल बदल ब्रांड नेताओं को मालूम होना चाहिए कि क्या वे गुजरात के केशुभाई पटेल से भी बड़े और कद्दावर नेता हैं? जी नहीं। केशुभाई पटेल के कद के आगे स्वामी प्रसाद मौर्य की औकात उनके घुटने के बराबर एक बौने की तरह है। भाजपा हो या कांग्रेस, केशुभाई पटेल से बड़ा पटेल समुदाय का या पटेल समुदाय के जनाधार वाले नेता आज तक, जी हां मित्रों, भाजपा हो या कांग्रेस, गुजरात में पटेल समुदाय में केशुभाई पटेल के बराबर कद का नेता आज तक पैदा नहीं कर पाई। अपने जनाधार का केशुभाई पटेल को भी बड़ा गुमान था। 2012 में उन्होंने अपनी इसी बदगुमानी का शिकार हो और अपने मुख्यमंत्री के दावेदारी को लेकर केंद्रीय नेतृत्व द्वारा इनकार किए जाने की स्थिति में उन्होंने भाजपा छोड़ी थी, अलग पार्टी बनाई थी। जी हां मित्रों, देश की राजनीति माहौल अचानक से गर्म हो उठा था कि अब गुजरात से बीजेपी का सुपड़ा साफ होने से कोई नहीं रोक सकता। परंतु मित्रों, केशुभाई पटेल का जो हश्र होना था हुआ, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। 2012 में उन्होंने भाजपा छोड़ी और अंत आप सबके सामने आज भी इतिहास के पन्ने में दर्ज है। मित्रों, उसी प्रकार 2003 में जिस उमा भारती के दम पर भाजपा मध्य प्रदेश में बड़ी जनाधार वाली सरकार बनाती है, फिर आगे चलकर एक मामले में एफआईआर दर्ज होने पर मुख्यमंत्री उमा भारती के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। आगे के घटनाक्रमों के बाद जब वह फिर मध्य प्रदेश की राजनीति में उनकी वापसी होती है, तो वे केंद्रीय नेतृत्व से मध्य प्रदेश की सत्ता यानी मध्य प्रदेश की सीएम बनाने के अपने दावेदारी करती हैं, परंतु केंद्रीय नेतृत्व मना कर देता है। नतीजतन उमा भारती नाराज हो जाती है और नाराज होने के बाद बीजेपी से इस्तीफा देकर अपनी नई पार्टी का गठन करती है, चुनाव में उतरती है। मित्रों, 2003 की उस राजनीतिक घटना क्रम से आप सब भी वाकिफ हैं। उमा भारती के हुए हश्र को आप सब ने देखा है। तो मित्रों, इसके बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्मपाल सैनी को मुगालता है कि यूपी का जनाधार इन ठिगने सत्ता लोलुप अवसरवादी कथित दलित पिछड़ा ओबीसी वर्ग के नेताओं के पक्ष में है, तो ख्याली बिरयानी का इंतजार हमें भी है। जाहिर सी बात है मित्रों, आपको भी रहेगी।
मित्रों, इसके बाद भी खबरों की जद की ओर से इन तमाम दल बदलू, अवसरवादी, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेताओं को एक सलाह है कि उमा भारती केशुभाई पटेल के इतिहास से यदि वे इत्तेफाक न भी रखते हो तो उन्हें कम से कम वर्ष 1977 की जनता पार्टी सरकार, 1989 में कांग्रेस की वापसी, 2017 का यूपी विधानसभा में सपा के सफाए, बीएसपी के हाशिए पर चले जाने और इसके साथ ही साथ 2021 में पश्चिम बंगाल में भाजपा का वहां की जनता के द्वारा तमाम कयासों, भरोसों, विश्वासों, दावों के बाद भी दरकिनार कर दिया जाना, यदि हम और वे तथाकथित हवा बना रहे नेता यदि इन घटनाक्रमों पर भी, इन चुनावों पर का भी यदि एनालिसिस करें तो ही निकल के आता है मित्रों कि हवाई एंटी इनकम्बेंसी और आम जनता की अंदर की करंट वाली प्रो इनकम्बेंसी में सबसे बड़ा निर्णायक आम जनता होती है मित्रों, और होती है मौजूदा सरकार के प्रति आम जनता में सरकार के प्रति जनता के अंदर भरोसे और अविश्वास का निर्णय अंतिम समय में जब जनता अपने निर्णय को वोट में बदलती है, फैसला सुनाती है, फैसला 2022 यूपी चुनाव में भी जनता ने ही करना है। मित्रों, आज का भारतीय लोकतंत्र परिपक्व हो चुका है। आज के निर्णायक वोटर हमारा सबसे बड़ा युवा वर्ग है। तय इन्हें ही करना है कि यूपी का बागडोर, यूपी की सत्ता योगी को या जय भीम जय मीम के नारा लगाने वाली दल बदलुओं के भरोसे वाली पार्टियों को मिलना है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद।